नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी की बुक कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हम मौलिक अधिकार के चैप्टर को कवर कर चुके हैं और उससे रिलेटेड PYQ को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका एक पार्ट हमने पहले वीडियो में करवा दिया और अभी आज जो हम करवाने वाले हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित PYQ के सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मुख्य रूप से घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं। तो ये घटना चक्र की बुक के ही सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? ठीक है, तो पहला है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा। चौथा है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 4, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है, जबकि अनुच्छेद 14 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो है 1 और 4। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध पूर्ण रूप से निषेध है, युक्ति युक्त नहीं है, ना आंशिक है ना नैतिक है, ये पूर्ण रूप से निषेध है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, पूर्ण निषेध कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि ये आंशिक रूप से नहीं लगाता है, यानी कि थोड़ा बहुत नहीं, जितने भी जोखिमपूर्ण कारखाने हैं उस पर पूर्ण रूप से निषेध लगाता है, यानी स्ट्रिक्टली मना है कि यहाँ पे बच्चे काम नहीं करेंगे, और वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन का उदाहरण है। ठीक है, युक्ति युक्त कहने का तात्पर्य यह है कि जब जिसको मतलब कारखाने के मालिक को समझ में आए तो लगाए, वरना ना लगाए। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, पूर्ण निषेध है। तो देख सकते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जो है जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, ठीक है, ये उम्र आप लोग याद रखिएगा, 14 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में परियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ये है आर्टिकल 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के विरुद्ध है? तो इसका भी उत्तर 24 है, आर्टिकल 24। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा डैश है, इसमें आपको फिल करना है, द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, इसका है 24, यानी कि ICCPR, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, इसके अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, और हमारे भारत के संविधान में भी आर्टिकल 24 के तहत ही बाल अधिकार संरक्षण किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे ICCPR के अंतर्गत बालकों के जो है अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो वो भी आर्टिकल 24 में है, और हमारे संविधान में भी आर्टिकल 24 में बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? मैं इसको बहुत अच्छे से समझाई थी अपने वीडियो लेक्चर में, आप वहाँ पे समझ सकते हैं इसको। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 का जो क्लॉज 2 है उसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। क्योंकि मैं इसको अपने वीडियो लेक्चर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, तो मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इससे हमारा वीडियो केवल लेंदी होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप प्लीज़ वीडियो जो है हमारी जो लेक्चर की उसको विजिट कीजिए।
अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20(3) में। ये देख रहे हैं आप लोग, सीधे सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा है, कहीं कहीं कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बाकी सीधे सीधे आर्टिकल से पूछ रहा है, तो इसमें इतना टफ नहीं होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आना ही होता है हर एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारा है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदान की गई है? यह है ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें हम लोग बताए थे कि मतलब कितने जो बंदी बनाए जाते हैं तो उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाती है, तो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 22 में आता है। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब है हमें सुमेलित नहीं है ऐसा हमें बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है आर्टिकल 22(1). ये सारे आर्टिकल 22 ही दिए हैं, लेकिन इसके क्लॉज अलग अलग दे दिए हैं, तो आपको मैच करवाना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कोई एक है जो सही तरीके से मैच नहीं है। पहला पढ़ते हैं, आर्टिकल 22(1) कहता है स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। दूसरा है हमारा आर्टिकल 22(4) कहता है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। ठीक है, और तीसरा हमारा है सी जो ऑप्शन है, सी जो है स्टेटमेंट अनुच्छेद 22 का 2, वो कहता है संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। डी हमारा कहता है 22 का 1, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव यथाशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 22 का 2। संविधान के अनुच्छेद 22 के 2 अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय सीमा को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि से निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22(7) में यह प्रावधानित किया गया है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। अन्य प्रश्नगत जो है युग्म सुमेलित हैं। केवल हमारा ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है, जिसमें कहा गया है संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमें एक नया प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे क्लॉज इसका देखने को मिल गया 22 का 1, 22 का 2, 22 का 3। तो अगर मैं ऐसे प्रश्नों को जिनको मैं अपने वीडियो लेक्चर में क्लॉज करके नहीं समझाई हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे रिपीट कर देता है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है केवल 3 माह तक। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। और ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को जो है निरोध में तभी रखा जाएगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। अगला है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी कि 3 माह तक। भारत में निवारक निरोध जो है के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए यानी कि बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक अनुच्छेद 22(4) के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ठीक है, हालांकि देखिए अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे तो आर्टिकल 22 हो जाएगा केवल, लेकिन अगर क्लॉज पूछे तो आपको क्लॉज बताना पड़ेगा कि 22 का 4 या 22 का 7। हालांकि अनुच्छेद 22 का जो 7 है के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया है बी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पैरोल जो है किसी व्यक्ति किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। ठीक है, यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, पैरोल और फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा ये 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या रक्त संबंधी के विवाह पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में न हो या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो। बहुधा मृत्यु दंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इसकी अतिरिक्त बहुहत्या दोषी या आतंक रोधी गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत सजायाफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो कथन 1 है वो क्या है, गलत है। कथन 2 सही है क्योंकि कारागार और उनमें निरुद्ध व्यक्ति जो है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम के तहत कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए अपने नियम बनाए गए हैं। पैरोल जो है राज्य कार्यपालिका द्वारा प्रदान की जाती है। जेल अधिकारी इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं तथा पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित हैं? पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार और चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। चौथा देख के तो आप सीधे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा ये स्टेटमेंट शो करता है कि जबरन वो करवा सकते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी 1, 2, 3। इसको भी हम फुल डिस्कस किए थे अपनी क्लास में, तो इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? ये है अनुच्छेद 25। मैं सारे जितने भी आर्टिकल्स बताई हूँ उसमें एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन की हूँ। तो जिन चीज़ों को एक्सप्लेन की हूँ मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं उन्हें एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रही हूँ, केवल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का किससे संबंध है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। यह बौद्ध, जैन और सिखों को सम्मिलित करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये मानववाद के अधीन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इसमें मानववाद शामिल नहीं किया गया था। मैं आर्टिकल 25 जब बता रही थी तो इसमें मैंने बता रखा था सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार के अधीन है ये। ठीक है, अगला है, ये 3 जो कीवर्ड है आप लोग याद कर लीजिएगा, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। एग्जाम में ये सब पूछता है अक्सर। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखते हैं, लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य या फिर धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 4, 5। 1 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, ऑप्शन 25 में जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, वही हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे यानी कि इस वाले प्रश्न में आर्टिकल 26 में भी देखने को मिलता है।
अगले प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो आर्टिकल 23 जो है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता करता है। 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार को बताता है। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 30 में है, जबकि अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है और आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के प्रतिबंध से संबंधित है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको निरसित कर दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें भी जो सुमेलित नहीं है उसे ही बताना है। आर्टिकल 23 आप लोगों को पता है कि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम से संबंधित है। आर्टिकल 29 भी आपको पता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 32 आपको पता ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 31 जो है संपत्ति का अधिकार था, जिसे निरसित कर दिया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाता है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 30। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ये सेम क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें स्टेट में कथन दिया है, कारण दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है या गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है, ये सही है। तो हम देखते हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट है सही है, लेकिन ये जो है आर जो है मतलब कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्टता अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अतः प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। मैं इस पे पूरा फोकस की थी जब पढ़ा रही थी मैं अल्पसंख्यकों के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, और कौन कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आप लोगों को पता है न्यायपालिका, क्योंकि इसको हमने बहुत लंबा डिस्कस किया हमने। ठीक है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को बहुत देर तक हमने डिस्कशन किया था, तो ये आप लोग नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका भी उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, सही बात है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, यह भी सही बात है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज की संस्तुति की थी, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये गलत है। ये अगर आप लोगों को चारों स्टेटमेंट में से केवल अगर डी स्टेटमेंट क्लियर होता कि जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है ना कि राष्ट्रपति, तो भी आप एलिमिनेट कर सकते
इस आंसर को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसमें सीधा सा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये है मौलिक अधिकार। संवैधानिक सांविधिक अधिकार जो हैं वो आर्टिकल 226 के क्राइटेरिया में आते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 32 के तहत आता है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 को। ठीक है, इसको क्या कहा गया? संविधान का आत्मा कहा गया। अगला देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा। सही बात है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, ये भी सही बात है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि अंबेडकर जी कहे थे कि अगर आर्टिकल 32 ना हो तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप में केवल एक कल्पना होकर, मतलब एक कल्पना टाइप सा होगा, हाँ, जिसको सही मतलब रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आर्टिकल 32 का होना बहुत ज़रूरी है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत जो हाई सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का भी अधिकार है, लेकिन हमारे ऑप्शन में 32 दिया है और सुप्रीम कोर्ट की बात किया है, तो केवल ऑप्शन ए सही होगा, यानी आर्टिकल 32 होगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार की रिट बताई गई थी, जिसको हमने अपने वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन किया था। पहला था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो ऑप्शन सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आप लोग देख सकते हैं। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण सुमेलित करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो इन सभी का अर्थ दिया है, एक में रिट का प्रकार दे दिया है और एक में अर्थ दिया है। आपको अर्थ बताना है कि अर्थ इसका क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा ए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका होता है हमें शरीर चाहिए, यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि बंदी को कुछ समय के निश्चित समय के अंदर उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी कि मतलब शरीर, इसका अर्थ होता है हमें शरीर चाहिए। अगला देखते हैं, परमादेश का क्या अर्थ होता है? परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, परमादेश का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। प्रतिषेध का अर्थ है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, जबकि उत्प्रेषण का अर्थ है पूर्णतया सूचित किया जाना, और अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस अधिकार से। ठीक है, तो ये देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख, उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए, और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम एक सैंपल दिखा रहे थे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखा के। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए। फैक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ दे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगली क्लास में हम देखेंगे अब हम एम लक्ष्मीकांत के नेक्स्ट चैप्टर्स को। तो अब हम यही समाप्त करते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस हम नहीं करवाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो हम PDF सेंड कर देंगे। बाकी आप लोग अपडेटेड बुक मार्केट से ले सकते हैं घटना चक्र की, और वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। उस बुक को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक होती है एग्ज़ाम के लिए।
क्योंकि उसमें जितने क्वेश्चंस पूछे होते हैं और जो उसका आंसर दिया होता है बॉक्स में, उससे अक्सर क्वेश्चंस रेज करता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।